हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे जियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। ये आपका कोड है BGYCT 131। फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इसका टाइटल है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 13 या 12 तक बात कर ली थी। आज ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप ये बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके गए तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिपीट होते मिलेंगे, जो कि आराम से आपके 18 नंबर दिलाने में हेल्प करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। 1 मिनट, 15 आई थिंक सो, 15 तो ये 13 तक कर दिया था हमने, हिमालयस तक। आज हमें 14 से करना है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हाट आर डंस? ब्रीफली एक्सप्लेन द माइग्रेशन ऑफ डंस। डंस क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है आपको कि कैसे उनका माइग्रेशन होता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। Dunes are hills of sand that forms in an area with a lot of wind. These areas can be deserts, beaches or even some part of the Arctic. क्या है? डंस क्या है? एक टाइप की हिल्स हैं। हिल्स क्या है? जैसे पहाड़ टाइप में होते हैं ना, लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं, वही डंस है, जो कि सिर्फ विंड के वजह से लैंड के ऊपर कोई भी सैंड या फिर जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक लैंड फॉर्म सा क्रिएट कर लेते हैं हिल टाइप में, उसको डंस बोलते हैं। डंस क्या है? एक हिल है जो कि सैंड से बना हुआ है, जो कि विंड की वजह से एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि डेजर्ट, रेगिस्तान में भी डंस बन जाते हैं। बीचेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सैंड है तो वहाँ पे भी डंस बन जाते हैं। और कुछ पार्ट के आर्कटिक के भी कुछ पार्ट्स में डंस पाए जाते हैं। ठीक है। द माइग्रेशन ऑफ डंस। माइग्रेशन कैसे होता है डंस का? The duns are constantly moving and changing shape due to the wind and other factor. क्या है? जो डंस है, जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो कॉन्स्टेंटली मूविंग रहते हैं, हमेशा ही यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं, क्योंकि विंड ही इतनी रहती है। विंड है, हर टाइम पे हवा चलती ही रहेगी, तो वो पार्टिकल अपने आप ही मूव करेंगे और अपनी शेप को चेंज करते रहेंगे और एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। एज सैंड पार्टिकल्स आर ब्लोन अप विद द विंडवर्ड side of the dun, they settle down to leeward side, causing the duns to slowly move in that direction. क्या है? जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो भी हवा के साथ उड़कर जो आपकी डंस है उसके साथ जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के कारण वो स्लोली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी विंड के साथ डायरेक्शन अपनी एक डायरेक्शन से अगर विंड के साथ सैंड आएगी तो वो अगर डंस के साथ टकराएगी और जाके वहाँ डिपॉजिट होगी तो उसकी भी शेप चेंज कराएगी। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सल्टेशन। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं सल्टेशन। एंड इट्स व्हाट कॉजेज डंस टू माइग्रेट ओवर टाइम। यही सल्टेशन जो प्रोसेस है, यही एक कारण है जो माइग्रेशन हो सकता है इन डंस का। इन सम केसेस डंस कैन मूव सेवरल मीटर्स पर ईयर। कुछ केसेस अगर हम देखें तो जो डंस है वो सेवरल मीटर्स पर ईयर तक मूव कर सकती हैं। दिस मूवमेंट कैन ऑल्सो कॉज चेंज इन द सराउंडिंग लैंडस्केप सच एज बाइंग वेजिटेशन और इवन बिल्डिंग्स। क्या है? जो ये मूवमेंट हो रही है, ये जो सराउंडिंग लैंडस्केप या फिर वेजिटेशन हो रही है बिल्डिंग्स की भी, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वाई वी केयर अबाउट दिस डंस एंड माइग्रेशन। तो हम ये माइग्रेशन और डंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इसके बारे में सोच रहे हैं? वेल, डंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन फ्रॉम इरोजन एंड स्टॉर्म्स स्ट्रजेस। क्या है? जो डंस हैं वही जो कोस्ट लाइन पे इरोजन होता है या स्टॉर्म्स आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम डंस ही करता है। These also provide habitat for a variety of plants and animals. जो डंस हैं ये कुछ हैबिटेट भी प्रदान करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, मतलब रहने के लिए घर देता है। However, human activities like construction and off-road vehicles use and can disturb डन माइग्रेशन एंड कॉज डैमेज टू दीज इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम। जैसे कि हम जो डंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें ये प्रिवेंट करके रखते हैं, ये जो भी इरोजन और स्टॉर्म्स आते हैं उनसे प्रिवेंट करके रखते हैं डंस। और ये डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स भी प्रदान करता है एनिमल्स और प्लांट्स को। जैसे कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी जो भी है कि हम कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, रोड डालते जा रहे हैं, जिससे ना ये डंस माइग्रेशन इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि डंस किसकी वजह से हो रहा है? सैंड की वजह से हो रहा है। सैंड ही नहीं बचेगी तो फिर ये इफ़ेक्ट हो जाएगा और हमारा इकोसिस्टम भी
खतरे में आ जाएगा। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू माइंडफुल ऑफ इम्पैक्ट डन्स एनवायरनमेंट एंड टेक अ स्टेप टू प्रोटेक्ट दैम। क्या है, हमें इसीलिए इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इसके बारे में सोचें और अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लें। ठीक है, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक दो बार आया है, ज़्यादा नहीं, बट जो मैंने रेड में बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लर्न कर लेना, बिल्कुल रट लेना। बाकी इनको भी पढ़ के जाना ताकि रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत ना आए आपको लिखने में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द मेथड यूज फॉर स्टडिंग अर्थ इंटीरियर एंड द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ। क्या है, ये बार बार रिपीट हुआ है, इसको बिल्कुल रट लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसमें क्या पूछा गया, डिस्कस द मेथड ऑफ यूज़ फॉर स्टडिंग द अर्थ इंटीरियर। अर्थ की इंटीरियर को स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, पहले वो डिस्क्राइब करेंगे आप। फिर द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक एंड द अर्थ, फिर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं एज, रॉक की एज जानने के लिए और अर्थ की। ठीक है, तो ये बार बार पूछते हैं, आंसर देख लेते हैं। द मेथड यूज फॉर स्टडिंग अर्थ इंटीरियर एंड द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक्स एंड ऑफ द अर्थ। पहले हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट अप द स्टडिंग अर्थ इंटीरियर, पहले हम देख लेते हैं अर्थ इंटीरियर की स्टडी कैसे होती है। वन मेथड इज सिस्मिक टोमोग्राफी विच यूजेस सिस्मिक वेव टू क्रिएट 3D इमेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर। क्या है, सबसे पहले जब हम अर्थ इंटीरियर की स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सिस्मिक टोमोग्राफी, जो कि सिस्मिक वेव को पहचानता है और सिस्मिक वेव की स्टडी करके उसको कन्वर्ट कर देता है एक 3D इमेज में अर्थ इंटीरियर की। तो क्या है, सबसे पहला मेथड होता है सिस्मिक टोमोग्राफी, जो क्या करता है, सिस्मिक वेव को स्टडी करके उसकी 3D इमेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ अर्थ लेयर सच एज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्या है, जो ये 3D इमेज क्रिएट कर रहा है उससे हमें क्या समझ आ रहा है, उससे हमें ये समझने को मिलता है कि अर्थ के अंदर कितनी लेयर है, कौन सी क्रस्ट है, कौन सी मेंटल है, कौन सा कोर है, किस तरीके से अर्थ की लेयर आपस में डिवाइडेड है, किस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि 3D इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अनदर मेथड इज स्टडिंग, पहला मेथड हो गया आपका सिस्मिक टोमोग्राफी। नेक्स्ट मेथड क्या है, अनदर मेथड इज स्टडिंग रॉक्स ब्रॉट अप फ्रॉम डीप विद इन दी अर्थ मेंटल थ्रू दी वॉल्केनिक एक्टिविटी। दूसरा मेथड क्या है कि जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है अर्थ के मेंटल के अंदर, उसको डीप स्टडी करी जाती है, फिर देखा जाता है उसका स्ट्रक्चर। बाय एनालाइजिंग दीज रॉक्स वी कैन लर्न अबाउट द कंडीशन एंड प्रोसेस दैट कैन अकर डीप विद इन दी अर्थ। क्या है, जो हमारी ये प्रोसेस चल रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये रॉक का जो भी फॉर्मेशन है, रॉक के अंदर कितनी लेयर्स हैं, वो भी हम एनालाइज करके अर्थ के इंटीरियर को पता लगा सकते हैं कि कितनी डीप हमारी अर्थ है। ठीक है, दूसरा मेथड हो गया। नाउ लेट मूव टू दी एज डिटर्मिनेशन। दो मेथड हमने पहले पढ़ लिए कि इंटीरियर को कैसे देखते हैं, अब एज कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना टाइम हो गया अर्थ को या रॉक को कितना टाइम हो गया, तो एज की बात कर लेते हैं। वन मेथड इज़ रेडियोमेट्रिक डेटिंग। पहला मेथड होता है आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग में क्या होगा, विच मेजर्स द डिकेड ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द रॉक्स एंड डिटरमाइन देयर एज। क्या है, रेडियो एक्टिव डेटिंग एक डिवाइस होता है जिसमें वो रेडियो वेव से पता लगा लेते हैं कि ये रॉक की एज कितनी है। तो ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिकेइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के द्वारा कि रॉक्स में एज उनकी क्या है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिकेड एट दी कॉन्स्टेंट रेट ऑफ ओवर टाइम। क्या है, जो ये इसका मेथड है किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, ये बताया गया है इसमें कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप डीके एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ ओवर टाइम। एक कांस्टेंट रेट से कितने टाइम पे आइसोटोप डीकेड हो रहे हैं, उसकी रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैसे हैं, कितनी वेव है, उसको मेथड पे, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अनदर मेथड क्या है, अनदर मेथड इज़ dendrochronology, which uses tree rings to determine the age of the tree or wooden object। क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक दूसरा मेथड है आपका जो क्या करता है, ट्री की रिंग्स, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर डिफरेंट टाइप की रिंग्स पाई जाती है, मतलब डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो उसके स्ट्रक्चर को, वुड के स्ट्रक्चर को, ट्री के स्ट्रक्चर को देख के उसकी एज पता लगा लेता है। ईच रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ द ग्रोथ एंड कंटिन्यूज टू रिंग
वही कैन डिटरमाइन हाउ दी ओल्ड ट्री और ऑब्जेक्ट इज़। क्या है, जब ट्री है आपका, जो ट्री है उसके ऊपर ऐसे रिंग टाइप में पाई जाती है, तो वो एक रिंग एक साल को दर्शाती है। तो हम ट्री की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो इंटीरियर की बात कर रहे थे ना, अर्थ की। तो भाई ट्री भी तो अर्थ के ऊपर ही है, तो हम अर्थ की जब ट्री की बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना साल पुराना ये पेड़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराने भी तो होंगे ना यहाँ पे। ठीक है, फाइनली देयर आर स्ट्रेटिग्राफी। नेक्स्ट कौन सा मेथड होता है, स्ट्रेटिग्राफी, विच इन्वॉल्व स्टडिंग लेयर ऑफ द रॉक टू डिटरमाइन देयर रिलेटिव एजेस। क्या है, स्ट्रेटिग्राफी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो रॉक की लेयर होती हैं उसको स्टडी करते हैं और उसकी रिलेटिव एज को निकालते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ओल्डर लेयर आर फॉर्म डीपर विद इन दी अर्थ एंड यंगर इज लेयर इज़ अबव। क्या है, ये किस पे डिपेंड है कि जो सबसे पुरानी लेयर होगी वो सबसे नीचे होगी और सबसे यंग वाली होगी वो सबसे ऊपर होगी। तो ये कैसे है, जब भी कोई रॉक बनी होगी तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो वो सबसे बड़े होते हैं ना, तो सबसे बड़े सबसे ज़्यादा एज होगी उनकी। जब कोई रॉक है, यहाँ सैंड आई, सैंड आके डिपॉजिट हुई, तो सबसे पहले जो डिपॉजिट हुई वो नीचे रहेगी, फिर दोबारा सैंड आके उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई तो वो ऊपर आ जाएगी। तो जो सबसे पहले आई तो वो सबसे बड़ा होगा और बाकी जो बाद में आया वो सबसे यंगर होगा और वो ऊपर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर थे कैसे इनकी एज और इंटीरियर को स्टडी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, सिस्मिक वेव्स आर वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू दी अर्थ क्रस्ट। सिस्मिक वेव क्या है, एक टाइप की वेव हैं जिनके अंदर से एनर्जी निकलती है और ये ट्रैवल करती हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर। दे आर यूजुअली कॉज्ड बाय अर्थक्वेक बट they can also be caused by the volcanic eruption, nuclear eruptions, explosions and even meteor impacts। क्या है, जो ये सिस्मिक वेव है ये मेनली जब अर्थक्वेक होता है तभी ये सिस्मिक वेव निकलती हैं। अर्थक्वेक के बीच में एक एनर्जी निकलती है ना, जब भी दो प्लेट टेक्टोनिक्स का कोलिशन होता है तो एनर्जी क्रिएट होती है जिसमें सिस्मिक वेव निकलती है। तो ये सिस्मिक वेव वहीं से निकलती हैं, बट कुछ टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब भी सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होता है तब भी होती है, या फिर मीटियोर इम्पैक्ट कुछ होगा अर्थ के ऊपर तो उसमें भी ये सिस्मिक वेव और एनर्जी रिलीज होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव। हमारे पास दो टाइप की मेन सिस्मिक वेव्स होती हैं, तो बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। दो टाइप की कौन सी है, एक बॉडी वेव और एक है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स आर दी फास्टर एंड कैन ट्रेवल थ्रू दी अर्थ्स इंटीरियर। जो बॉडी वेव होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है और अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल कर सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। बॉडी वेव भी दो टाइप में डिवाइड है। पहले तो मेन सिस्मिक वेव दो टाइप में डिवाइड है, एक बॉडी वेव और सरफेस वेव। फिर बॉडी वेव भी दो टाइप में डिवाइड है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स आर कंप्रेंशियल्स वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू दी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। जो पी वेव होती है उसको प्राइमरी वेव बोला जाता है, जो कि ट्रैवल कर सकती है लिक्विड के अंदर भी, सॉलिड के अंदर भी और गैशियस फॉर्म के अंदर भी। ठीक है, एस वेव आर सेकेंडरी वेव आर ट्रांसफर्स्ड वेव दैट ओनली ट्रैवल थ्रू दी सॉलिड। जो कि एस वेव हैं वो सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर या सॉलिड चीज़ों के अंदर ही ट्रैवल कर सकती है, जबकि जो पी वेव थी वो हर टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैशियस फॉर्म में भी कोई चीज़ है तो उसमें भी ट्रैवल कर जाएगी। तो ये क्या है, हमारी दो टाइप की मेन सिस्मिक वेव हैं, एक हो गई हमारी बॉडी वेव, एक हो गई सरफेस वेव। बॉडी वेव भी दो में डिवाइड है, एक पी वेव और एस वेव। पी वेव हो गई हमारी प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव हर एक ऑब्जेक्ट में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड लिक्विड और गैशियस फॉर्म में भी, जबकि सेकेंडरी वेव जो होती है हमारी एस वेव वो सिर्फ सॉलिड के अंदर ही ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सरफेस वेव्स आर स्लोअर दैन दी बॉडी वेव्स एंड ओनली ट्रैवल अलोन ओनली दी अर्थ सरफेस। क्या है, जो सेकेंडरी वेव नहीं, जो हमारी मेन वेव्स थी, नेक्स्ट थी हमारी सरफेस वेव। सरफेस वेव बॉडी वेव से स्लो होती है, मतलब बॉडी वेव ज़्यादा फास्ट है, जबकि सरफेस वेव स्लो है, ट्रैवल करने के लिए धीमे धीमे जाती है और ये सिर्फ ट्रैवल कर सकती है अर्थ के सरफेस पर ही। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। जो भी अर्थक्वेक के अंदर डैमेज होता है ये इन्हीं के कारण ही होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस वेव। सरफेस वेव भी दो टाइप की हैं, लव वेव एंड रेलिंग वेव्स। लव वेव्स मोड साइड टू साइड एंड रेलिंग वेव मोड अप टू डाउन। क्या है,
जो सरफेस वेव होती है वो भी दो के अंदर डिवाइड है, एक है लव वेव, याद रहेगा, भूल नहीं सकते आप लव वेव को। रेलिंग वेव, दो टाइप की हैं ये। लव वेव क्या है, मूव करती है साइड टू साइड, मतलब साइड में ही मूव करेगी, और जबकि रेलिंग वेव है जो वो अप टू डाउन करेगी, एक बार अप जाएगी एक बार डाउन जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी रेलिंग वेव, और जबकि जो लव वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। सिस्मिक वेव्स कैन ऑल्सो बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंसी एंड एप्टीट्यूड। जो सिस्मिक वेव होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वेव्स ऑस्किलेट्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि एक वेव कितनी टाइम से ऑस्किलेट कर रही है एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो कितने वेव ऑस्किलेटर आ रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। वाइल एम्पलीट्यूड रेफर्स टू द हाइट और स्ट्रेंथ ऑफ द वेव। जो क्या है एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि वो वेव की हाइट और स्ट्रेंथ को बताएगी। One interesting property of seismic wave is that they can be used to study the earth interior। एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है सिस्मिक वेव की कि ये यूज़ करके हम अर्थ की इंटीरियर स्टडी को कर सकते हैं। बाय एनालाइजिंग हाउ सिस्मिक वेव ट्रेवल थ्रू द अर्थ साइंटिस्ट कैन लर्न अबाउट द डेंसिटी, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट लेयर। क्या है जो अभी मैंने अर्थ का इंटीरियर बताया था उसमें आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि सिस्मिक वेव के द्वारा भी अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि साइंटिस्ट सिस्मिक वेव की ट्रैवल को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि जो अर्थ की इंटीरियर है उसकी डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, या कंपोजिशन कितने लेयर से हुआ है अर्थ का। ठीक है, तो ये सिस्मिक वेव की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, डिफरेंट टाइप की सिस्मिक वेव थी जो कि रिपीट हो जाती है 1 से 2 बार, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिज्म। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या हैं और वोल्केनिज्म के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो एक्सप्लेन करना है। वोल्केनिक माउंटेन्स आर सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ अवर प्लानट। जो वोल्केनिक माउंटेन्स होती हैं वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे प्लानट के ऊपर। दे आर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स विच कॉज मैग्मा टू रेज टू दी सरफेस एंड फॉर्म अ वोल्केनो। ये जो वोल्केनिक हमारे अर्थ पर होता है, वोल्केनो क्या है कि हमारे अर्थ पर एक ये पहाड़ टाइप में है, लैंड फॉर्म है, इसके अंदर क्या है मैग्मा भरा हुआ है, जो हमारी अर्थ की इंटीरियर है उसके नीचे भी मैग्मा भरा हुआ है, हम लोग सारे मैग्मे के ऊपर ही रह रहे हैं। मैग्मा मीन्स क्या है कि गर्म लावा बाहर, जब मैग्मा बाहर निकल आएगा तो उसको लावा बोलेंगे। अगर मैग्मा धरती के अंदर है या फिर किसी पहाड़ के अंदर है तो उसको मैग्मा बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है हम इन्हीं के ऊपर ही रह रहे हैं। तो ये कैसे बाहर निकलता है, जब दो प्लेट टेक्टोनिक, जो मैंने पहले भी समझाया था आपको, जब दो प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो इरप्शन होता है यहाँ पे उससे बाहर निकल के आता है मैग्मा, जो कि लावा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दे आर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स causes magma to raise the surface and form a volcano। क्या है जो इसमें बताया गया है कि प्लेट टेक्टोनिक की जब मूवमेंट होती है उससे मैग्मा ऊपर की साइड आ जाता है और वॉल्केनो का फॉर्मेशन करता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्मा, तो एग्जैक्टली मैग्मा है क्या? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन रॉक, गैस एंड अदर मटीरियल दैट आर फाउंड डीप विद इन द अर्थ मेंटल। ये क्या है, मैग्मा एक टाइप का मिक्सचर है मोल्टन रॉक का, रॉक्स का मोल्टन फॉर्म का मिक्सचर को ही मैग्मा बोलते हैं। उसके फॉर्म के अंदर गैसेज भी पाई जाएंगी कुछ टाइप की, और कुछ टाइप के मटीरियल्स भी पाए जाएंगे जैसे कि एशेज़ वगैरह और मिनरल्स वगैरह, जो कि हमारी डीप डाउन मेंटल के अंदर, अर्थ की मेंटल के अंदर मिलती है। When a volcano erupts, it releases several product of the volcanism। जो हमारी ये वोल्केनो है, ये जब इरप्ट होगा इसमें से लावा निकलेगा तो लावा के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट भी निकलेंगे। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इज़ लावा। सबसे पहले तो भाई उसके अंदर से मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा बाहर निकलने के बाद उसको बोलते हैं लावा। तो आप लोग डिफरेंस पता कर लेना, अगर लिखने को आ जाए तो लावा क्या है, जब तक अर्थ के अंदर वो है किसी सरफेस के नीचे दबा हुआ है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, और अगर वो बाहर निकल के आ गया किसी सरफेस से तो उसको लावा बोलेंगे, क्योंकि वो मोल्टन फॉर्म में नहीं रहा, वो गर्म है। ठीक है, विच इज़ मोल्टन रॉक दैट फ्लोज आउट ऑफ द वोल्केनो एंड कैन ट्रेवल फॉर माइल्स। क्या है, सबसे पहले अगर वोल्केनो इरप्शन हुआ तो उसमें से लावा निकलेगा जो कि एक मोल्टन फॉर्म है रॉक का, और जो कि माइल्स तक भी ट्रेवल कर सकता है। लावा कैन आइदर बी
viscous or runny depending on the composition, and it can cause devastating damage of the anything in the its path. क्या है, लावा दो टाइप का हो सकता है, विस्कस हो या फिर रनी टाइप में हो। उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड कर सकता है कि लावा कितने टाइप के मिनरल्स या कितने टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, उस पर डिपेंड करेगा कि लावा कौन से टाइप का है। और लावा जब भी बाहर आएगा उसके रास्ते में जितनी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, क्या है लावा, क्या है, आग ही तो है, वो गरम आग निकलना पानी टाइप में। अनदर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिज्म इज ऐश। दूसरा प्रोडक्ट क्या है जो वोल्केनो से निकलेगा, ऐश, आग मतलब राख, which is made up of tiny particles of rock and glasses that are blast in the air during the eruption। ये क्या है, ऐश जो होती है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स रॉक्स और ग्लासेस की मिलकर बनी होती है। जब भी इरप्शन होता है तो एयर के साथ वो भी बाहर आती है। ऐश कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल एंड एनिमल हु ब्रीथ इन इट। क्या है, ये जो ऐश बाहर निकलती है तो वो भी थाउजेंड्स ऑफ माइल तक ट्रैवल कर सकती है, और जब भी इसके रास्ते में अगर कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग आया तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपको अगर किसी उसमें डाल दिया जाए जहाँ पे राख ही राख पड़ी है तो आप भी सांस लेने में दिक्कत आएगी आपको, तो वही है। Volcanoes can release gases such as sulfur dioxide, carbon dioxide and वाटर वेपर। जब भी एक वॉल्केनो फटेगा तो उसमें से सबसे पहले क्या निकला, लावा निकला। लावा के साथ साथ कुछ स्टोन भी निकलेंगे जो कि इसमें नहीं लिखा है मैंने, स्टोन्स भी निकलेंगे। स्टोन के बाद ऐश भी निकलेगी, राख है जो कि राख के बाद क्या निकलेगा, कुछ टाइप की गैसेस भी निकलेंगी उसके अंदर जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कुछ टाइप की वाटर वेपर और गैसेस भी निकलेंगी। दीज गैसेस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट कॉजिंग एसिड रेन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये जब गैसेस और वेपर निकलते हैं, वाटर वेपर निकलते हैं तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, वो भी गलत इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे कि एसिड रेन हो सकती है अगर ये निकलती हैं तो, क्योंकि ये डेंजरस गैसेस है ना, तो ये निकलेंगी तो एसिड रेन हो सकती है और फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ सकती है। डिस्पाइट द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल वोल्केनो माउंटेन्स ऑल्सो हैव मेनी बेनिफिट्स। इतनी चीज़ें इसके बारे में बुरी पढ़ने के बाद भी जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। दे प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर एंड सपोर्ट यूनिक इकोसिस्टम दैट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वोल्केनो रॉक आर ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज अ सोर्स ऑफ मिनरल। क्या है, इसके इतने नुकसान होने के बाद भी इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि जो वोल्केनो की रॉक होती है या सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है कि उसमें हम कोई भी पेड़ पौधा उगाएंगे या कोई भी चीज़ें उगाएंगे तो आसानी से वो उग जाएंगी। तो और इकोसिस्टम में भी सपोर्ट करती है एक टाइप में, और कुछ टाइप के एनिमल्स और प्लांट को भी होम प्रोवाइड करती है, रहने के लिए जगह देती है। और जो इसका रॉक होता है, वोल्केनिक रॉक होता है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और उसके मिनरल्स को भी एक सोर्स ऑफ मिनरल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि शायद लास्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन फॉल्ट। फॉल्ट क्या है उसको डिफाइन कीजिए पहले। हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन जियोलॉजिकल स्टडीज़। जियोलॉजिकल स्टडी में फॉल्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है फिर वो बताना है आपको। ठीक है, तो 102 बार आया है और पता होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई भी आंसर ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आपको पता है कि हम फॉल्ट भी बीच में आएगा उसको भी एक्सप्लेन कर दें तो आपको नंबर मिल जाए, तो उस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी डायरेक्ट एग्जैक्ट ना पूछे आपसे क्वेश्चन जो ब्लैक वाले मार्क्स हैं, पर फिर भी आप उनको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। अ फॉल्ट इज़ अ फ्रैक्चर और अ ब्रेक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मेनली एक अगर सिंपल भाषा में आप समझें तो फॉल्ट क्या है, अगर कोई भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ब्रेक आ जाए या फिर कट जाए, जैसे कि हमारी हड्डी होती है टूट जाती है उसमें ब्रेक आ जाता है तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये भी फॉल्ट भी एक टाइप का फ्रैक्चर या ब्रेक है अर्थ क्रस्ट के अंदर। इट्स occur when two blocks of the rock move past each and other along a fault plane। अगर एक फॉल्ट प्लेन के अंदर दो रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही हैं तो ये फ्रैक्चर होता है, फॉल्ट होता है। फॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, नॉर्मल, रिवर्स एंड स्ट्रीक स्लिप बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। जो फॉल्ट है वो भी 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल होता है, रिवर्स होता है और स्ट्रीक स्लिप होता है, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की इनकी डायरेक्शन है, उस टाइप से इनको नाम दिया जाएगा। ठीक है,
वाई आर फॉल्ट्स सो इम्पॉर्टेंट इन दी जियोलॉजिकल स्टडी। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जियोलॉजिकल स्टडी में फॉल्ट इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो वो आप बता दीजिए। वेल, फॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग अवर अर्थ सरफेस। सबसे पहले तो क्या है, जो फॉल्ट हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी अर्थ के सरफेस को शेप देने के लिए कि अर्थ की सरफेस कैसी रहेगी। दे क्रिएट माउंटेन्स, वैली एंड केयॉन्स। बाय studying faults, geologists can understand how the earth crust have moved and changed over time। क्या है, फॉल्ट के वजह से ही माउंटेन्स, वैली और केयॉन्स बनते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। दो, अगर ये पहाड़ है, दो पार्ट में बट जाएगी तो कुछ तो क्रिएट करेगी, बारिश होगी यहाँ बढ़ जाएगा, रिवर बन जाएगी, वैली बन जाएगी। तो वैसे ये इनका फॉल्ट की वजह से ही ये इतने टाइप के माउंटेन्स, वैलीज और केयॉन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हेल्प भी करती है। और जियोलॉजिस्ट अगर इनकी स्टडी करते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि अर्थ क्रस्ट कैसी है और कितना टाइम से ये चेंज होती आई है और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो ये फॉल्ट की स्टडी करके ही पता कर पाते हैं। फॉल्ट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स एंड ऑयल। फॉल्ट एक सोर्स ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स भी है हमारे अंदर कि हम फॉल्ट की वजह से कुछ टाइप के मिनरल्स और ऑयल्स को भी पता कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। By studying faults, geologists can locate area where these resources are likely to be found। फॉल्ट के बारे में पढ़ के जियोलॉजिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मिनरल्स या ऑयल्स। ठीक है, इन एडिशन टू द फॉल्ट कैन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन पर भी ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फॉल्ट कैन कॉज अर्थक्वेक विच कैन result in damage to the buildings and infrastructure। By studying the faults, geologists can better understand the earthquake hazards and develop strategies to migration to impact। क्या है, हमने पहले अभी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे होता है। तो फॉल्ट क्या है, फॉल्ट क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर उसमें क्रैक आ रहा है या फिर कोई फ्रैक्चर टाइप में आ रहा है, तो वो दो टुकड़ों में बांट रही है। तो उसी की वजह से अर्थक्वेक हो रहा है, जो कि हमने प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट की वजह से, उनके कोलिशन की वजह से भी पढ़ा था। तो यही है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर फॉल्ट हुआ, दो ब्रेकडाउन हुए और उनका कोलिशन हुआ तो अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक आएगा तो फिर बिल्डिंग डैमेज होंगी, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, चेंज हो जाएगा वो, तो और डिफरेंट टाइप के ऐसे हज़ार्ड सिचुएशन ला सकता है। तो ये ह्यूमन पर भी इम्पैक्ट करता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको प्रिपेयर करके जाइएगा तो आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपका एग्ज़ाम जब हो जाए कल तो आप मुझे आकर प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप अपना जो भी एग्ज़ाम आपका हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर की भी फ़ोटो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि आगे प्रीवियस ईयर मैं जल्दी से जल्दी बना पाऊँ, क्योंकि इग्नू बहुत लेट अपडेट करता है क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजिएगा मुझे, कोई भी एक भेज दीजिएगा लिंक पे जाकर। और आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो एक प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।